तो स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू के लेक्चर 19 में। तो हमने बेसिक साइंस को कर लिया है और पिछले दो लेक्चर हमारे बेस्ड थे टेक्नोलॉजी पे या फिर यूं कह लीजिए अप्लाइड साइंस पे, राइट। तो ये तीसरा लेक्चर है अप्लाइड साइंस पे। होपफुली 5 से 6 लेक्चर आएंगे। ओके, सो यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं टेक्नोलॉजी पे बेस्ड उनको हम मास्टर कर रहे हैं वन बाई वन। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। एवरीबॉडी इस पर्टिकुलर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 25 और उसके साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? क्वेश्चन करके, टेस्ट करके, ऑब्जर्वेशन से, है ना। उस डेटा को जो भी बताऊंगा मैं समझाऊंगा, एनालाइज करके, कम्युनिकेट करके, कैसे कमेंट बॉक्स करो, डिस्कस करो मेरे से, है ना। और ओपन माइंडेड होगे कि हाँ ठीक है, जो अगर आप नहीं जानते हो तो उसको जो है एक्सेप्ट करने लायक अपना माइंडसेट रख पाओ, है ना। एक्सेप्ट कर पाओ कि हाँ हमारे अंदर कुछ ऐसा दिक्कत है, त्रुटि है जो हमें नहीं मालूम था, अभी मालूम चल गया, उस पर अपन काम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, ना केवल इस लेक्चर में, थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, गुड। दूसरा है हमारा फाउंडेशनल वैल्यू। देखो, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस पे कभी डिटेल में हम बात करेंगे। साथ में क्रेडिट सिस्टम का आपको ध्यान में रखना है। क्रेडिट सिस्टम तो मैं पहले कोर्स से करवाता आ रहा हूँ। आई होप कि अभी तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्रेडिट सिस्टम। सो एवरीबॉडी, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, होपफुली आपने कॉपी कलम ले लिया है अच्छे से। कॉपी कलम अगर आपके पास है तो 1 से 25 तक मार्क करना है, फिर उसके बाद 3 कॉलम बनाने हैं। सब आपको मालूम ही है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते ही मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई आपको तुरंत देखते ही क्वेश्चन पॉज करना है, अपना जवाब लिखना है, फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। ओके, चल पहला क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दे, नॉट करेक्ट बोल रहा यूपीएससी 19 का क्वेश्चन है, सीएससी का। पहला, फंक्शनल क्रोमोजोम्स। ध्यान रहे, फंक्शनल क्रोमोजोम्स के मतलब जो फंक्शन कर पाए, कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो यही हमारा गलत हो जाएगा एवरीबॉडी, कि देखो हम क्रोमोजोम्स तो बना सकते हैं लेकिन फंक्शनल क्रोमोजोम नहीं क्रिएट कर सकते। एक मिनट दीजिएगा, फोन आ गया। ओके एवरीबॉडी, सो कहा था मैं, कहाँ था, हाँ, पहला वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि फंक्शनल क्रोमोजोम्स बोला। फंक्शनल क्रोमोजोम्स को डिफरेंट स्पीसीज से डीएनए लेकर नहीं बना सकते, ठीक। इसलिए पहला गलत। दूसरा बाकी अगर पहला ही गलत हो गया तो बाकी सब सही होंगे। अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उनको भी देखेंगे कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory। ये भी बिल्कुल ठीक है, लिविंग सेल में रेप्लिकेट कर रहे हैं, है ना, इसलिए सही है। अगला, cells taken out from plants and animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये भी एकदम सही है। अब ध्यान समझो एवरीबॉडी। अब यहाँ पे सेल, प्लांट, एनिमल, डीएनए, पता नहीं क्या क्या आ गया, है ना। तो इस चीज को, आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में एक एक चीज आपके लिए, है ना, परोस के एकदम रखी है। आपको क्या करना है, कॉपी कलम उठाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा नोट डाउन करते जाना है। इतना मैं क्यों बोल रहा, इसके लिए बोल रहा। ये देखो इधर, सेल से रिगार्डिंग एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है, प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस पूछता है ना बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आप समझ लो अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो ना तो एक पूरा चैप्टर है सेल जो क्लास 9th में आता है वो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल के लिए। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया कि पहला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल क्रोमोजोम्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए में जस्ट डीएनए नहीं होता, उसमें प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल भी होते हैं जो क्रोमोजोम को फंक्शन करने के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, हमने पढ़ लिया था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और एवरीबॉडी, हमने क्या किया है, देखो ध्यान समझो। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। अब ये हो गए टोटल 3, 6, 3, 9। टोटल 9 क्या हो गए, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज होती है इन सबको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। 9 का डिस्क्रिप्शन क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ये सब के सब आपको कॉपी में 1 बाई 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक कितने सारे हमने बेसिक साइंस के, इवन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां पे इन सब का यूजेज है, राइट। तो इसलिए एक तरफ से दूसरी तरफ तक आपको लिखना है। मैं सारा कुछ बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, उससे बेहतर है कि आपको जब सारा कुछ करना ही है तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट्स मिल ही जाएगा आपको, तो उसमें एक एक चीज जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करो अपने अपने सुनहरे हसीना हाथों से। ओके, तो सेल के बारे में बेसिक चीज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुड ने डिस्कवर किया था कब? 1665 में। ये हो गया क्या? सेल क्या होता है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन और फंक्शन। अगला क्या है? ब्रीफ कंपेरिजन बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। एग्जाम्पल के तौर पे सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। सेंट्रल सेलुलोज की बात करें तो प्लांट सेल में होता है, बहुत बड़ा, करीब 90% एरिया कवर करता है पूरे सेल का। कौन? सेल सेंट्रल वैक्यूल, जिसमें क्या होते हैं? वाटर सैप प्रेजेंट होते हैं। अगला एनिमल सेल में बात करें तो इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ठीक। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है ना। सेंट्रोजोम की बात करें तो प्लांट सेल में नहीं होता है जबकि एनिमल सेल में होता है। और सिला फ्लेगिला की बात करें तो हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। लाइजोजोम बहुत कम होता है और इसमें बहुत सारे होते हैं। शेप फिक्स होता है लेकिन इसका वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अच्छा, जिसमें जितना मैंने ऊपर होमवर्क बताया आपको करना ही करना है एवरीबॉडी। यहाँ से आपकी अकाउंटेबिलिटी मेरे को पता चलेगी कि आपने कितना अच्छे से किया कि नहीं किया। ओके, क्योंकि देखो बहुत बार हमने देखा कभी लाइजोसोम आ रहा, कभी माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही साथ पूरा का पूरा आपको परोस के रख दिया। आपको क्या करना है? उसको बस डाइजेस्ट करना है एक प्रॉपर वे में। कैसे डाइजेस्ट होगा प्रॉपर वे में? जब उसको आप अपने हाथ से कॉपी कलम उठा के लिखोगे पूरा का पूरा अच्छे से, तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज? ये कब है? 19 की बात है। सो एवरीबॉडी, इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। अभी तो थोड़ा 25 चल रहा है, एडवांस हो गए हैं। तो हमें मालूम है कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि यूज किया जाता है टारगेटेड जीन एडिटिंग में। मतलब हमें कट करना हुआ, जैसे कि जीन है हमारा कोई पर्टिकुलर, उसका सेगमेंट मान लो कि कोई दिक्कत आ गई, उसमें वेरिएशन आ गया, उसको हटा के दूसरा चीज उसको चिपकाना है। तो जो टारगेटेड कटिंग करते हैं ना, एडिटिंग करते हैं, वो किससे करते हैं? Cas9 नाम का एक सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, उसके हेल्प से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। Cas9 एक प्रोटीन है, मॉलिक्यूलर सीजर है दैट इज यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। इट इज न्यूक्लियस enzyme that can be programmed to cut DNA at specific sequence. Cas9 is derived from the CRISPR. CRISPR का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब आप समझो, जैसे 1 2 3 है तो फिर से 3 2 1 हो गया, फिर 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1। मतलब ये फिक्स इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में। ओके, तो ये इसी को पैलिंड्रोमिक रिपीट्स बोलते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं कि विच इज अ बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। Cas9 is used in variety of research application including the development of new treatment for diseases. It is also being used to develop new crops that are resistant to pest or disease. एकदम क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट एवरीबॉडी, RNA interference, RNAi technology has gained popularity in the last few years. क्यों? तो अब आरएनए इंटरफेरेंस है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है एवरीबॉडी, अगर आपको नहीं मालूम ना, स्टेटमेंट से ही हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, कैसे समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी। बिल्कुल सही, जीन साइलेंसिंग नाम से ही लग रहा है, जीन्स को हम क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे। ऐसी थेरेपी जिनमें ऐसे कुछ जीन्स जिसकी जरूरत नहीं है, वो अगर हो गए तो उनको रिमूव करना, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को सप्रेस करने को हम क्या बोलते हैं? जीन साइलेंसिंग थेरेपी बोलते हैं। पहला हो गया एकदम क्लियर कि पहले में यूज किया जाता है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मैंने बताया ना कि कैंसर एक्चुअल में क्या है? अनवांटेड जो सेल ग्रो कर जाते हैं बहुत ही ज्यादा, उनको उनकी थेरेपी में, मतलब कि उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस का। अगला, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ, डोंट वरी। अगला, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। अभी ऊपर देखा Cas9 के पूरे डिफिनेशन में है ना, तो इसमें RNAi का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। किसके लिए? प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स जो कि रेजिस्टेंस हो वायरल पैथोजेंस के खिलाफ। ठीक है, तो पहला दूसरा चौथा करेक्ट आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका होगा। अब पहला दूसरा और तीसरा चौथा तो क्लियर है, लेकिन तीसरा क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं everybody। RNAi मतलब इंटरफेरेंस हैज लिमिटेशन इन हार्मोन रिप्लेस थेरेपीज बिकॉज ऑफ टारगेट इफेक्ट्स कैन लीड टू द साइड इफेक्ट। मतलब इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इस वजह से RNA इंटरफेरेंस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसमें? हार्मोन रिप्लेस थेरेपी में। A critical concern in therapies where precise hormone level are essential. Precise hormone level समझ रहे हो? वो essential होता है, कम ज्यादा होगा काम नहीं चलेगा।
Also, the fragile nature of RNA molecule poses delivery challenge, especially in the context of hormone replacement therapies requiring specific tissue targeting. Furthermore, the short duration of RNAi effect necessitates frequent administration. मतलब RNAi का जो इफेक्ट है ना, वो बहुत ही छोटे टाइम मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए बार बार करना पड़ता है इसको। इस वजह से भी ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, which is impractical for hormone replacement therapy, typically requiring daily और weekly dosing. होपफुली तीसरा क्यों नहीं है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बाकी सबके सब है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 स्टेटमेंट बोलना विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। जहां सीड की बात हो रही, तो सीड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं एवरीबॉडी, तो प्लांट वैरायटी के लिए, सीड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट, बिल्कुल है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा, प्लांट वैरायटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। अभी मैंने बताया कि प्लांट वैरायटी जो है सच में एलिजिबल नहीं है पेटेंट होने के लिए, तो ये तीसरा जो है बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया एवरीबॉडी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला गलत है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ जे ऑफ Indian Patent Act 1970, plants or animal in whole or any part thereof other than microorganism, but including seeds, variety and species, an essentially biological process for production or propagation of plants in an animal are not patentable invention. समझ आ गया सारी चीजें, कहाँ पे है? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में है, क्या क्या? प्लांट्स, एनिमल और एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इंक्लूडिंग सीड्स, वैरायटी और स्पीसीज, तो इन सबको का पेटेंट हम नहीं ले सकते, मतलब ये पेटेंटेड इन्वेंशन नहीं है, इस वजह से इनका पेटेंट नहीं मिलता। दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड IPAB है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2003 में टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स। एकदम क्लियर, वेरी गुड। स्टेटमेंट तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है कि प्लांट वैरायटी आर नॉट एलिजिबल टू पेटेंटेड इन इंडिया, पहले ही वाले स्टेटमेंट में देख लिया था। हाउएवर दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज इन फार्मर राइट एक्ट ऑफ 2001। एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडिंग एंड क्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, व्हिच ऑफ द अबव आर क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। सो एवरीबॉडी, ट्रांसजेनिक हमसे पूछा तीनों में से कौन कौन से है, तो बडिंग और क्राफ्टिंग हमने पढ़ा है ना, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है, ना कि ट्रांसजेनिक क्रॉप का, है ना, तो इसलिए पहला नहीं हो सकता। ऑप्शन कट करो, पहला नहीं, तो ऑप्शन बी बचा या फिर डी बचा, कि दूसरा तीसरा होगा या नन होगा। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी बिल्कुल ट्रांसजेनिक क्रॉप का पार्ट है। जीन साइलेंसिंग ये भी है ट्रांसजेनिक क्रॉप का, तो दूसरा और तीसरा सही, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है, पहले समझ लो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GMO, which contain एक या एक से अधिक जीन that have been inserted artificially either from an unrelated plant or from different species together। एकदम क्लियर, वेरी गुड। बडिंग और क्राफ्टिंग क्या है? मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का है, मैंने क्या, हम सभी ने देख लिया था पहले वाले लेक्चर में। सो नॉट ट्रांसजेनिक टू क्रॉप, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म WannaCry, पेटिया, इटर्नल ब्लू, ये सारे के सारे मेंशन थे न्यूज में, कब? 2018 के टाइम पे। तो एवरीबॉडी ये सारे के सारे साइबर अटैक्स है ना। WannaCry नाम से ही लग रहा कि क्राई करना चाहते हो क्या, तो ये देख लेना, सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है अभी के लिए, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नो, नेक्स्ट, भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद ए UPI इनेबल बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही। व्हाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, नहीं 3 फैक्टर है एवरीबॉडी। 3 फैक्टर कैसे कैसे, ध्यान समझो। जिस मोबाइल में UPI ऐप है, पहले तो उस मोबाइल का लॉक हो गया, एकदम क्लियर बात है, वेरी गुड। पहला हो गया मोबाइल का लॉक, ठीक है, इनबिल्ट जो भी लॉक है आपने लगाया है, वो हो गया पहला ऑथेंटिकेशन। दूसरा, जो भी मोबाइल नंबर से वो अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो फिर वो स्पेसिफिक ऐप जो है आपके मोबाइल में काम करेगी, या फिर लॉगिन कर सकते हो, कर लिया। दूसरा हो गया। अब तीसरे के लिए क्या करोगे, जैसे पैसे ट्रांसफर करोगे तो आपको एक UPI पिन डालना होगा, तो UPI पिन डालोगे तो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? पहला मोबाइल का, दूसरा नंबर का, तीसरा UPI पिन का, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पे 2 ही दिया है, इसलिए गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन हो गया ए। एकदम क्लियर, वेरी गुड। वही जो मैंने बताया वही लिखा है एवरीबॉडी, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सो अब देखो क्या है कि मैं जिसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा उसके लिए उतना नहीं रुकूंगा, बाकी के लिए ऑब्वियस रुकेंगे, क्योंकि वही चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया का क्या प्लान है, कब है, 2018 की बात है, एकदम आसान चीज, बच्चों वाली चीज हो गई, तुरंत कर लोगे आप, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड, चाइना को हम फॉलो करेंगे इन सब मामलों में नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा अगर आपको लगता है नहीं से फॉलो कर सकते हैं, अच्छी चीजों को फॉलो करने में क्या दिक्कत है, तो अच्छी है खराब है वो तो आप जानती हो, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, चलो ठीक है, हमें नहीं पता है ना, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ये गलत ही होगा, चिंता ना करो, देख लेना। दूसरा, स्टेबलाइज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन आवर नेशनल जियोग्राफी बाउंड्री। ये क्यों करेंगे हम, क्या मतलब हुआ है इस पॉइंट को देने का, समझो। हम दूसरी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को हमारे यहाँ बुलाएंगे कि आप हमारे यहाँ पे डेटा कलेक्ट करो, ये तो वही वाली बात हो गई कि हम बोल रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, है ना, तो इसलिए दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमें डेटा सेंटर बनाना ही है तो हम अपना खुद का बनाएंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को क्यों बुलाएंगे, बोलो हाँ ना, एकदम क्लियर, ठीक है। ठीक है, टाइम लग जाएगा बनाने में, ऑब्वियस है, हम उतना डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग नेशन है, स्टिल हम अपने पे जाएंगे ना कि सेल्फ डिपेंडेंट रहे, दूसरे पे डिपेंडेंट हो ना बने, राइट, इसलिए दूसरा नहीं होगा। तीसरा, connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our school, public places and major tourist center। बिल्कुल सही बात है everybody कि वाईफाई और इंटरनेट की जरूरत कहाँ है, वहां पे जहां पे पहुंच नहीं पाया, लाइक गांव में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस पे, टूरिस्ट सेंटर पे, इन सब जगह पे, तो ये तो बिल्कुल होगा, तो तीसरा तो होगा everybody, दूसरा नहीं हो सकता। ऑप्शन गया, बस आ गया का आंसर, ऑप्शन बी आ गया आंसर। देखो पहले में अगर डाउट था कि होगा कि नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं, इसी से आंसर आ गया कि दूसरा गलत किया, तीसरा सही है, तो ऑप्शन हो गया बी। सो अभी आपने एकदम देख लिया कि पहला वाला गलत है, इसलिए मैंने बोला था कि पहला वाला गलत है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब डिजिटल इंडिया का क्या काम है, अभी पुराना हो गया है बड़ी, है ना। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 2015 में, किसके थ्रू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड ई गवर्नेंस, ई सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे पर्पज थे। आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा पुराना है इसलिए मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, होपफुली आप पढ़ लोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी, आधार कार्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। नहीं, आधार कार्ड तो कोई भी बनवा सकता है, बोलो हाँ ना, तो आधार कार्ड आपने बनवा लिया तो आप सिटीजन थोड़े ना हो गए इंडिया के, बोलो हाँ ना, तो इसलिए पहला गलत। दूसरा, वंस इशूड आधार नंबर कांट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ये देखो, जो इशू कर रहा वही नहीं कर सकता, क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ही क्या हुआ, सोचो, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो अगर डीएक्टिवेट या ओमिट ना कर पाए, किसी का सिटीजनशिप चेंज हो गया, सिटीजनशिप का तो चलो पहचान नहीं है ऊपर वाले में, हमने देख लिया, लेकिन स्टिल मान लो कि कोई इंडिविजुअल डेड हो गया, या फिर छोड़ के भाग गया, या फिर कुछ भी हो, एलियन स्टेट में चला गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ओमिट तो कर ही सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा, बोलो हाँ ना, इसे दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, ऑप्शन हो गया ठीक। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सर्कमस्टेंसेस है, कब कब, ध्यान से देखो। आधार नंबर हैज बीन फाउंड टू बी डुप्लीकेट या फिर फ्रॉडलेंट। अगला, आधार नंबर हैज बीन इशूड टू अ नॉन रेजिडेंस और अ फॉरेनर। आधार नंबर हैज बीन इशूड विथ मिक्स्ड और एनोमलस बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन और मल्टीपल नेम्स इन दी सिंगल नेम। अगर ये सारी एनोमली पाई जाती है, ये भी दो है क्या, आधार नंबर हैज बीन इशूड टू डिजीज पर्सन और इन द नेम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन। ऐसा भी होता है ना कि किसी का, मान लो कि ऐसे रेंडम किसी का भी आधार कार्ड बन जाता है, उसमें उसका नंबर भी लॉट हो जाता है, सारा कुछ, फोटो भी आ जाता है किसी सेलिब्रिटी का, ऐसा देखा होगा आपने रील्स में या फिर सोशल मीडिया पे बहुत बार। आधार नंबर हैज नॉट बीन यूज फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आपने आधार यूज नहीं किया ना, तो उसको बंद कर देते हैं, कौन, इशूइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस एपीआईज होता है एक चीज, अभी बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन में, डोंट वरी। व्हाट डज इट इंप्लाइज, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिल्कुल। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, एकदम सही बात है, तो ऑप्शन सी जो है, दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात आती है कि एपीआईज क्या है। इसका मीन है कि अलाउइंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू एक्सेस इट्स डेटा एंड सर्विसेज थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेरेंस, उसको क्या बोलते हैं, एपीआई। तो पहला बिल्कुल सही है कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन सेंड एंड रिसीव एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड जेएसओएन रिस्पांस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन या लैपटॉप या फिर बायोमेट्रिक स्कैनर, ये सारा कुछ क्या कर सकता है कि ये इंटीग्रेट कर सकते हैं उन सब चीजों में, लेकिन इसके लिए हमें मालूम है
दिस डज नॉट मीन दैट एनी डिवाइस कैन एक्सेस आधार डेटा, इज देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दैट नीड टू बी फॉलो। ऐसा नहीं कि आपके पास लैपटॉप है तो आप किसी का भी आधार कार्ड खोल सकते हो, आधार डेटा को एक्सेस कर सकते हो, नहीं, उसके लिए ऑथेंटिकेशन है ना, ओटीपी आएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, तब जाके कर सकते हो। दूसरा भी करेक्ट है कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल एज वन ऑफ द बायोमेट्रिक मॉडलिटी सपोर्टेड बाय द आधार इज आइरिस स्कैन। क्या क्या होता है, आपके पांचों मतलब 5-5-10 उंगलियों का है ना फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आइरिस स्कैन लिया जाता है ना, तो ये सारा कुछ अगर लिया जाता है तो ऑब्वियस है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यही इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सारे के सारे टर्म्स थे न्यूज में उस टाइम पे, और ये उसके बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो अभी भी आप बता दोगे कि सर डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी की बात ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है, तो दूसरा तो होगा, पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो, क्रिस्प कैस 9 अभी ऊपर हमने देखा किसमें होता है, पार्टिकल फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बेले 2 होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, तो तीसरा कट करो, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक, और ऐसे बेले 2 जो एक्सपेरिमेंट है वो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, तो होपफुली आपने तीनों की तीनों अच्छे से समझ लिया, कर लिया, ठीक, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। 3D पेंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी क्या होता है एवरीबॉडी, ऐसे आइटम्स जो स्वीट्स के बने हो, लाइक स्वीट हो गया, चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, ये सारी चीजें, राइट। अगला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर, बिल्कुल पहला भी है दूसरा भी। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में एकदम कि चीजों को बहुत ज्यादा स्पीड अप करने के लिए है ना, हम 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है हमारा जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए 3D वाली। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अभी तक नहीं हुआ था, 2018 तक, अभी भी नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी यूज नहीं है 3D प्रिंटिंग का, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है क्या, सॉरी माफ कीजिएगा एवरीबॉडी। तो एक्चुअल में ये है, आई थिंक सारे के सारे ही होगा, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे ही होगा पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल सही है, सारे के सारे पॉसिबल है। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल है, माफ कीजिएगा मेरे से गलती हुई यहाँ पे, और डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी 3D प्रिंटिंग का यूज। तो पहला दूसरा तो एकदम क्लियर है ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चौथा पांचवा देखेंगे बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलती हुई। रिकंस्ट्रक्टिंग सर्जरी को देखते हैं। 3D प्रिंटिंग इज यूज्ड इन दी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टू क्रिएट पेटेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स और मॉडल्स टू असिस्ट इन सर्जिकल प्लानिंग। ओके, गुड। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में कैसे 3D प्रिंटिंग यूज होता है कि इट इज यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर पार्ट्स सच एज सर्किट बोर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ऐसे बोल रहा कि कंप्यूटर के पार्ट्स जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, इस तरीके से हमें 3D यूज करना है, 3D प्रिंटिंग यूज करना है। हाँ ठीक है, वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत बात है ना, ऐसे तो कोई भी किसी चीज से रिलेट कर देंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बिल्कुल 1916 में आइंस्टाइन साहब बोल के गए हैं, है ना, लाइट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। दूसरा, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, एकदम सही बात है। मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको समझाया था चादर वाला एग्जांपल कि एक जो है कंबल है, चादर है, और उस पर यहाँ पे मान लेते हैं सन है, और ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो जिसका जितना ज्यादा मास हो उतना ज्यादा इस चादर को है ना क्या करेगा, रैप करेगा अपने चारों तरफ। इसी को क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैटर का मतलब मास, तो यहाँ पे मास सन का ज्यादा है, इसलिए ज्यादा रैप करता है एज कम्पेयर टू अर्थ, राइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही हो गया, तीनों के तीनों। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हो, मैंने बता ही दिया सारा कुछ डिटेल में, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, IRNSS, क्या, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। उसमें 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस। आई होप कि आपको मालूम है दोनों का मतलब। जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, सिंक्रोनस मतलब कि अर्थ के साथ सिंक्रोनस में, मतलब कि अर्थ के साथ एक ही जैसा रहे, कि हाँ अर्थ चल रही है तो वो भी चल रहा है ना, मतलब कि जियो सिंक्रोनस में हो। तो ऐसा है कि 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, IRNSS कवर इंटायर इंडिया इन अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, जो कि बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, ये 1500 है। देखो यहाँ पे नाम में ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, तो रीजनल है तो पूरा 5500 कहाँ से आ जाएगा, इसलिए 1500 होगा ये। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए बचा और डी बचा। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ
2019, देखो अभी 2025 चल रहा, अभी भी नहीं हुआ, ये तो 2019 की बात कर रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा गलत, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए ओनली, मतलब वन ओनली। ठीक है, देखो ये ग्लोबल कवरेज बोल रहा, ग्लोबल कवरेज तो होगा नहीं, हमारे पास अभी भी क्या है, रीजनल कवरेज है ना। तो मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप ये देख सकते हो कि हेलसिंकी कहाँ पे है, जापान। ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, है ना। और ये पर्टिकुलर जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्राइमरी कवरेज एरिया, कितना एक्यूरेसी है, लेस देन 20 मीटर। और ये जो पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सटेंडेड कवरेज एरिया, एक्यूरेसी ग्रेटर देन 20 मीटर। ओके, अब ये कितना है एरिया, 1500 मीटर है। कितना, 1500, सॉरी किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्टेटमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज, मोबाइल फोन ऑपरेशन, बिल्कुल उसमें तो ऑब्वियस है, जिसके पास मोबाइल है जीपीएस का तो ट्रैक कर ही सकता है आराम से, मतलब इसमें भी मोबाइल फोन के ऑपरेशन में भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंकिंग ऑपरेशन में बिल्कुल, पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये याद कीजिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पूछा था मालूम है, ये है क्वेश्चन 2018 प्रीलिम्स का, और 2016-17 में क्या हुआ था याद है, नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद क्या हुआ था न्यूज़पेपर में, पता है, चिप एंड ऑल का सिस्टम, याद आ रहा कुछ, तो इसलिए ये पूछा क्वेश्चन। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, एकदम जीपीएस का इस्तेमाल इसमें भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, क्यों, क्योंकि जीपीएस का जो इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, बहुत ही वास्ट फील्ड में है, दैट्स वाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली ऑल ऑफ द एबव होते हैं, दैट्स वाई ये तीनों में हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बोला विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च, ये तीन स्टेटमेंट फिर बताया कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। पहला, पीएसएलवी मतलब पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, है ना, लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेयर जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बिल्कुल सही है। जो पीएसएलवी है पोलर वाला, वो क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेस मॉनिटरिंग, और जीएसएलवी किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये सब, लॉन्च व्हीकल, क्या, पीएसएलवी जीएसएलवी भी। दूसरा, सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी मतलब पोलर वाला, अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, नहीं, वो जियो सिंक्रोनस वाले होते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताया, जियो सिंक्रोनस में दिखता है कि आसमान में, है ना, सामने ही दिख रहा हर टाइम पे उसी जगह, क्यों, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत, तो हमारा ऑप्शन बचा या तो ए या तो डी। हमने देख लिया पहला सही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए आ गया, लेकिन फिर भी डी हम देखेंगे क्यों गलत है। तो बोला जीएसएलवी मार्क 3 इज 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये 3 टाइप के, है ना, फ्यूल होते हैं, और 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 4 स्टेज नहीं है, तो इसलिए गलत हुआ। तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। वैसे भी हमारा ए तो पहले ही आ चुका था, ये देख सकते हो आप पूरा पूरा, क्या, पीएसएलवी के बारे में, कि पहला स्टेज जो है सॉलिड होता है। अच्छा, पीएसएलवी में 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। ओके, वहीं पे अगर हम जीएसएलवी की बात करें बड़ी, तो जीएसएलवी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीन ही होते हैं, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ओके, जीएसएलवी मार्क 3 is more powerful version of GSLV. It is 3-stage heavy launch vehicle with 2 solid stage, 1 core liquid booster और एक cryogenic upper stage. GSLV Mark 3 can carry a payload of 4। रुको, एक काम करता हूँ, इसको कंपेयर करके पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। पहले आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अभी एक देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखा है ना। पहले ये देखो, जीएसएलवी और पीएसएलवी दोनों के बारे में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों के बारे में डिटेल चीज, ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से, चलो इसको पढ़ लेना। अब ये रहा आपके सामने सारे के सारे लॉन्च व्हीकल। पहला सबसे पहले आया क्या, SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV XL, फिर GSLV Mark 2, फिर GSLV Mark 3। ओके, सबसे एडवांस कौन सा है, GSLV Mark 3। एकदम क्लियर हो गया क्या? चलो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा, सच डेट आपको ये भी दिख जाएगी, प्रोपल्सन कितना है, पेलोड कितना है, आप इसको जस्ट पढ़ लेना, रटने तो बैठने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप जस्ट पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि थार्ड, याद कीजिए हमने बराक देखा था, बराक मिसाइल कहां से थी, इजराइल से थी, और थार्ड जो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, न्यूज में था इसलिए ध्यान में रखना है आपको। ओके ओके, नेक्स्ट, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें तो 3 स्टेटमेंट बताना है करेक्ट कौन कौन से। पहला,
GM mustard has the genes of a soil bacterium that gives the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, वो सॉइल से बैक्टीरिया नहीं आता। कहाँ से आया था मैं बताता हूँ अभी, डोंट वरी, याद नहीं आ रहा। GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization। ठीक है, जेनेरिक चीज लग रहा, सही होगा। GM mustard has been developed jointly by the IARI और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये भी मेरे को गलत होने का चांस लग रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज दे दिया। देखते हैं, या तो बी होगा या तो सी होगा एवरीबॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन है बी बिल्कुल, क्योंकि सी गलत है तीसरा वाला। अब तीसरा गलत क्यों है वो देखते हैं, उसके साथ पहला गलत क्यों है वो भी देखते हैं। कि इट हैज बीन डेवलप्ड विद द जीन्स दैट मेक इट रेजिस्टेंट टू पेस्ट लाइक व्हाइट फ्लाइज एंड एपाइड्स, not from a soil bacteria. The gene that have been inserted into GM mustard come from a wild mustard plant called Diplotexis hera। Diplotexis hera, बाबा क्या नाम है? दूसरा सही है, मैंने बता दिया कि उसको DMH11 बोलते हैं। किसको? कि GM mustard को क्या बोलते हैं? DMH11 was developed using a technique called heterosis breeding, which requires cross pollination between two different पेरेंटल लाइन। उनका कुछ नाम भी था, आई थिंक हीरा था और एक कुछ और ही था। एक इंडिया का था ब्रीड और एक आई थिंक मिडल ईस्ट का कोई ब्रीड था। उन दोनों को ब्रीड करा के, हीरा और किसी और दूसरे प्लांट का कुछ और नाम था, उन दोनों को ब्रीड करा के जो GM मस्टर्ड निकाला उसका नाम रखा DMH11। जरा मेरे को बताना इसका कि दूसरा ब्रीड कहाँ से और कौन सा था। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप, जिसको CGMPC बोलते हैं, अलॉन्ग विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क टुगेदर टू क्रिएट GM मस्टर्ड। अब समझ आ गया आपको? अच्छा, एक यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि जब कोई भी एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दे दें तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो, वो भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर। बिल्कुल, एक कोई रिसर्च पेपर आया था उसमें ये बात कही गई थी, एकदम सही बात। When the Earth was created more than 4,000 million year ago, there was 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो रेंडम डेटा लाके दे दिया, 54% ऑक्सीजन। कौन वहां पे मेजर करने गया था? कब? 4,000 मिलियन ईयर एगो। सोचो 54%, कितना रेंडम चीज है, कितना वीक चीज है। कोई कॉमन सेंस वाला बालक इसको तुरंत गलत मार्क करेगा। प्लस ऑक्सीजन वहां पे तो थी भी नहीं। हमने बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज में देखा कि ऑक्सीजन तो बहुत बाद में आई ना, तो ऑक्सीजन तो स्टार्टिंग में थी ही नहीं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। दूसरा गलत ऑप्शन ए और सी। तीसरा, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जो भी वहां पे गैसेस थी उसको मॉडिफाई तो होना ही था अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में, बाकी चीजों में वो गैसेस का आदान प्रदान तो करेंगे ही, इस वजह से वो मॉडिफाई किया। ठीक, तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहला और तीसरा सही है एवरीबॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, चलो देख ही सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ अर्थ अर्ली एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है ना, ये सारा कुछ। When the earth was created, atmosphere had abundant hydrogen sulfide और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S और CO2। एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। बिल्कुल गलत। द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइन द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मालूम है, तो पहला तो गलत हो गया, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोलर पावर टैरिफ। तो ये आपको लग रहा होगा दोनों जगह सोलर होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ऐसी जगह यूपीएससी ट्रैप करने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, ऑप्शन डी है। दूसरा क्या है? सोलर पावर टैरिफ इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस। एकदम क्लियर, वेरी गुड। पहला आप देख लो, इन इंडिया देयर इज करंटली नो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप फॉर सोलर एनर्जी। तो सोचो थर्ड रैंक कैसे हो जाएगा, हाँ ना। Okay, next question. In India, it is legally mandatory for which of the following to report cyber security incident? तो ये देखो तीनों के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर और बॉडी कॉर्पोरेट। क्या करने के लिए? रिपोर्ट करने के लिए, अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी का दिक्कत होता है तो। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस पर डायरेक्टिव इश्यूड बाय सर्ट इन 28 अप्रैल 2022। बात आती है कि सर ये क्वेश्चन पहले का है लेकिन अभी का है, क्यों? क्योंकि इसी में हमारा डायरेक्शन है ना, तो उसी के बेसिस पे हम कर लेते हैं कि सबके सब लोगों को 6 कितना
6 घंटे के अंदर, विद इन 6 आवर ऑफ नोटिसिंग द इंसिडेंट और बीइंग ब्रॉट टू नोटिस, 6 घंटे के अंदर करना है रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल चीज है और पुराना भी है। अच्छा, सर्ट का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से समझो, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको सर्ट इंडिया बोलते हैं, सर्ट आई मतलब सर्ट इंडिया। नेक्स्ट, इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट। आप सोचो इतने सारे हैं, कोई ना कोई तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही हो गया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब कुछ दे दिया, इवेंट हॉराइजन क्या होता है, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, है ना, और सारा कुछ। आप इसको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है एवरीबॉडी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे 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 के लिए, ओके। लेकिन आप पढ़ लेना अच्छे से, सिंपल चीज़ है, समझ आ जाएगा आपको। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, OELED, आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, LED, है ना, डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्लिस्टर, LCD पे, है ना। OLED का क्या एडवांटेज है बताना है। OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो LED जो लाइट इमिटिंग डायोड है ना, वो क्या छोटे छोटे डायोड है, वो तो किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, तो इसलिए हम प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पे भी लगा सकते हैं। दूसरा, रोल ऑफ डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग इतना, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग इतना, बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चाहो तो इस ब्लॉक को एक बार देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। याद कीजिए, मैंने ये वाला आपको समझाया था क्या, कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर भी देखा था, और साथ में ये भी देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, मदर की वजह से होता है। दैट्स वाई थ्री मदर बेबी, ऐसा करके एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी बच्चे को पैदा करने में। 3 लोग कैसे इन्वॉल्व रहते हैं, एक का जो माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत रहती है उसको रिमूव करके किसी थर्ड पर्सन का माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, ऐसा करके, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका जवाब। होपफुली आपको एकदम क्लियर है कि SCNT मतलब सोमैटिक सेल न्यूक्लियर इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ क्लोन ऑफ एन एनिमल। टू डू दिस द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल या फिर नॉन सेक्स सेल, क्या होता है सोमैटिक सेल, नॉन सेक्स सेल होता है, इज ट्रांसफर इनटू अ डीन्यूक्लिएटेड एग सेल, एन एग दैट हैज हैड इट्स न्यूक्लियस रिमूव, मतलब एक ऐसा एग जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया है ना। तो एग सेल इज देन स्टिमुलेटेड टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय व्हिच इज देन इम्प्लांटेड इनटू अ सरोगेट मदर। मैंने बताया ना, थ्री मदर बेबी, ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा, 3 मदर बेबी या फिर कुछ तो बोलते हैं, 3 स्टेप बेबी, ऐसा समथिंग, ठीक, जिसमें सरोगेसी मदर का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज हो गया। सो एवरीबॉडी, होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो गया, आई नो, इसलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन को थोड़ा सा भगाया मैंने, लेकिन आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको क्रेडिट सिस्टम डेवलप करना है ना, उसके लिए जरूरी है कि जो चीजें बताया जाए, कहा जाए, उसको आपको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो निजा फाजी साहब का कहना है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तब जाके पता चलेगा वो कैसे टाइप का आदमी है ना। चलो एवरीबॉडी, तो इस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और होमवर्क करते रहिए, ठीक है।